नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। ये क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है जो इस बार के सिलेबस में आपके लिए इसे जोड़ा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। टॉपिक का नाम है लोकतांत्रिक अभ्युदय वयस्क। मतलब लोकतंत्र में जो वयस्क लोगों का उदय हुआ, जो इनके साथ जुड़ते गए और लोकतंत्र को मजबूत बनाते गए, इस टॉपिक के बारे में इसमें हम जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है लोकतांत्रिक अभ्युत्थान। अभ्युत्थान मतलब उठना। अभ्युत्थान का मतलब समझ लीजिए ऊपर की तरफ उठना या फिर आगे की तरफ बढ़ना। तो देश की लोकतांत्रिक राजनीति में जनता की बढ़ती सहभागिता। अब सहभागिता एक नया वर्ड आ गया है। सहभागिता का मतलब होता है साथ साथ जुड़ना। जो लोकतंत्र के साथ जनता आपस में एक साथ मिलकर काम को आगे बढ़ा रहे थे। और फिर है पुनरुत्थान। अब आप 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे पेचीदा शब्द आ सकते हैं जो शायद आपको समझने में दिक्कत हो, तो आप उसे कोशिश कीजिएगा कि अच्छे तरीके से समझे। पुनरुत्थान का मतलब होता है नए तरीके से बनाना, फिर से अच्छे तरीके से इसका निर्माण करना। तो देश की लोकतांत्रिक राजनीति में जनता की बढ़ती सहभागिता पुनरुत्थान के रूप में जाना जाता है। मतलब एक नए दिशा की ओर जो जनता अपने देश को ले जा रही थी, लोकतंत्र राजनीति को लेके जा रही थी, उसके रूप में जाना जाता है। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। आप सभी को पता है कि 1947 में हमारा भारत देश जो है वो स्वतंत्र हो गया था। जब से अभी तक, मतलब उस समय से लेके अभी के समय तक 2022 तक, 1947 से लेके 2022 तक के समय में 3 बार, ये देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 लोकतांत्रिक अभ्युत्थान हुआ है। अभ्युत्थान मतलब आगे की ओर बढ़ने की कोशिश की गई है जनता के द्वारा। तो अब देख लीजिए 1947 से लेके 2022 तक में कितनी बार और कब कब पुनरुत्थान या फिर अभ्युत्थान हुआ है, मतलब आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश की गई है। सबसे पहला है 1950 के दशक से। 1950 से लेके 1970 का जो दशक माना जाता है वो फर्स्ट टाइम, मतलब कि पहला अभ्युत्थान, मतलब आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश मानी जाती है। दूसरे की अगर बात कर ले तो ये 1980 के दशक को कहा गया है। 1980 को दूसरा पुनरुत्थान के रूप में या अभ्युत्थान के रूप में देखा जाता है। अगर तीसरे की बात कर ले तो ये 1990 के दशक में देखा गया कि तीसरी बार लोकतांत्रिक राजनीति या लोकतंत्र का अभ्युत्थान हुआ है। तो आइए अब हम एक एक करके इन तीनों उत्थान के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहला उत्थान जो 1950 के दशक से लेके 1970 के दशक तक हुआ, इसमें क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले देखिए, पहली बार एक हिंदुस्तानी संपादक, मतलब पत्रकार होते हैं ना जो न्यूज चैनल वगैरह में काम करते हैं, उन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा। मतलब इसे अच्छा समझा ही नहीं। ये जो मतदान था, मतदान जो था, जो सार्वभौमिक या सर्ववयस्क मतदान था कि 18 साल या 21 साल के बाद के जितने व्यक्ति हैं वो अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए स्वतंत्र है। वो अपने इच्छा के अनुसार अपने प्रतिनिधि को वोट देके चुन सकते हैं। तो ये हिंदुस्तानी संपादक, मतलब न्यूज रिपोर्टर ने क्या कहा, ये तो जुआ हो जाएगा, ये जुआ है। ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका, उस समय एक पत्रिका थी ऑर्गेनाइजर, इस नाम की पत्रिका ने क्या लिखा कि जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय के सर्वोपरि थे, आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री थे, अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहा। ये किसने कहा? ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पछताएंगे, वो अपने जीते जी देख लेंगे कि सार्वभौमिक मताधिकार असफल हो गया। आलोचकों के संदेह पर पानी फेर दिया गया। मतलब जितने भी आलोचक थे, जितने भी बुराई करने वाले लोग थे, उनके संदेह पर पानी फिर गया, क्योंकि सार्वभौमिक मताधिकार की शुरुआत इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। क्योंकि कुछ लोग जो थे वो कह रहे थे कि आप सार्वभौमिक मताधिकार करवाओगे, देश में बहुत सारी परेशानियां हो जाएगी, देश हमारा बट जाएगा, टूट जाएगा, ऐसा कह रहे थे। तो उनको ये गलत लग रहा था। लेकिन देश के बाहर के जो पर्यवेक्षक थे वो भी हैरान थे। पर्यवेक्षक कहने का क्या मतलब है? ऑडिटर, जो बाहर से हमारे देश की ओर ध्यान रखते हैं या देश के बारे में जानने को इच्छुक रहते हैं, वो भी हैरान थे। इस समय केंद्र और राज्य दोनों की लोकतांत्रिक राजनीति में वयस्क मतदाताओं की बढ़ती सहभागिता दिखी। मतलब इसमें लोगों ने
जमकर हिस्सा लिया और मतदान किया, जिससे इनके मुंह पर तो पानी फिर ही गया, मतलब ऑर्गेनाइजर जो पत्रिका थी इनको भी मुंह की खानी पड़ी, और जितने और आलोचक थे उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे हमारे भारत देश ने पहली बार लोकतांत्रिक राजनीति में वयस्क मतदाताओं का सहभागिता शामिल कर दिया था। दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है 1980 का दशक। एक बार 1980 के दशक को भी देख लेते हैं। इस दशक में क्या हुआ, समाज के निम्न वर्ग के लोग, मतलब निचली वर्ग के लोग, ओबीसी, एसटी, दलित, दबे कुचले वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की बढ़ती राजनीति सहभागिता को योगेंद्र यादव द्वारा द्वितीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान के रूप में व्याख्या किया गया। देखिए इसे समझिए, क्या हुआ 1980 के दशक में, 1980 के दशक में जो दबे कुचले लोग थे, नीचे वर्ग के लोग थे, अनुसूचित जाति थे, अनुसूचित जनजाति थे, पिछड़ा वर्ग था, इन लोगों ने भी बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लिया, जिससे यह देखने को मिला कि दबे कुचले लोग भी जो हैं वो भी राजनीति में अपनी सहभागिता को दिखा रहे हैं। उस समय के माननीय योगेंद्र यादव द्वारा द्वितीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान इसीलिए 1980 के दशक को बताया गया है। अब हम तीसरे को भी देख लेते हैं। तीसरा अभ्युत्थान 1990 के दशक को बताया गया। इसके बारे में भी जानकारी लेनी जरूरी है कि 1990 के दशक में नई आर्थिक नीतियों को अपनाया गया। अब नई आर्थिक नीति कहने का क्या मतलब है, नए नए नियम कानून अपनाए गए, दूसरे देशों के परंपराओं को अपने देश में लाया गया, बिजनेस पॉलिसी लाई गई, उदारीकरण किया गया, निजीकरण किया गया, वैश्वीकरण को अपनाया। अब आपके मन में कहीं संदेह हो रहा होगा कि उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है। मैंने इन सभी मुद्दों के ऊपर स्पेशली वीडियो बना रखा है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखें, ताकि आप समझ पाए कि उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है। इस काल में, काल कहने का मतलब यहाँ पे समय से है, इस समय में प्रतिस्पर्धी बाजार मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा महत्व यहाँ पे दिया गया। कंपटीशन को, प्रतिस्पर्धा बहुत दिया गया कि मैं ज्यादा कमाऊंगा तो मैं ज्यादा कमाऊंगा, मैं ज्यादा सामान बेचूंगा तो मैं ज्यादा सामान बेचूंगा। संरक्षणवाद की नीति को खत्म करके विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया गया। विदेशी व्यापार कहने का मतलब है जो दूसरे देश में जिस तरह से व्यापार हो रहा था ना, उस व्यापार को भी भारत में अपनाने के लिए लोग इच्छुक हो गए। सरकार ने अपनी व्यापार नीतियों को उदार बनाया। उदार बनाने का मतलब है पहले से बेहतर बनाया। पहले क्या था कि हम दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करते थे, लेकिन अब सरकार क्या किया कि अब दूसरे देशों को न्योता दिया कि आप हमारे देश में आइए, फैक्ट्रियां लगाइए, ऑफिस खोलो, जो करना है करो, कमाओ और हमें भी कमाने का मौका दो। इससे क्या हुआ, जिससे विदेशी कंपनियां भी भारत में निवेश एवं व्यापार कर सके। बाहर बाहर के जो देश के कंपनियां, जैसे गूगल की बात कर लो, आपको पता है कि गूगल की कंपनियां भी हमारे भारत में खुल चुकी है, यूट्यूब का भी ऑफिस है, जीमेल का ऑफिस है, फलाना ठिकाना XYZ बहुत सारी ऑफिस हैं जो बाहर के देश के हैं, लेकिन अभी हमारे भारत में व्यापार कर रहे हैं। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारी जो नीति थी ना, नियम कानून जो थे उसे उदार बनाया गया। इस तरह से आपने देखा क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का यह टॉपिक था, जिसका नाम था लोकतांत्रिक अभ्युदय वयस्क। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।